हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर शेयर करें। रात का वक्त था। एकांश अंगड़ाई लेते हुए बस से नीचे उतरा। उसके सारे टीचर्स फ्रेंड नीचे एक ढाबे के पास रुके हुए थे। विध्वंस जो सो चुके थे एकांश को उठाने के लिए बस के पास आ गया था। उसकी अंगड़ाई को देखते हुए बोला, तुझे तेरे घर में सोने को नहीं मिलता क्या? क्यों? अगर नहीं दिया जाता होगा तो क्या तुम मुझे अपने घर में लेकर चलेगा? एकांश ने नीचे उतरते हुए कहा, जिसकी बात पर विध्वंस अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मेरी मॉम कहती है बेवजह के गार्बेज को घर में लेकर मत आया करो। विध्वंस के बाद एकांश अपने दांत पीसते उसे घूरने लगा। तब विध्वंस तिरछी मुस्कान के साथ, बेइज्जत लगी ना तो मेरे बात का सीधा जवाब दिया कर। एकांश विध्वंस की बात सुन उसे घूरते हुए नीचे आ गया तो वर्तिका गिलास में पानी लाकर एकांश को देते हुए बोली, चेहरा साफ कर लो, उसके बाद हम डिनर करेंगे। एकांश वर्तिका के बाद अपना सिर हिलाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया तो वर्तिका ने उसके हाथ में पानी डाला, जिसके ऐसा करते एकांश ने एकदम से हाथ पीछे ले, जिसे देख विध्वंस बोला, क्या हो गया? पानी काफ़ी ठंडा है, ऐसा लगा जैसे बर्फ बन गया हो। एकांश ने अपने हाथ को आपस में मलते हुए कहा। वर्तिका एकांश के पास उसके हाथ को पकड़ अपने गाल पर रखते हुए बोले, अब गर्म हुआ? जिस पर एकांश मुस्कुरा दिया और अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बोला, चलो जल्दी हाथ में पानी दो, मुझे भूख लगी है। जिसे वर्तिका ने उसके हाथ में पानी डाला तो एकांश अपने हाथ को धोने के बाद चेहरे को धोते हुए वर्तिका के स्कार्फ से अपने चेहरे को साफ करने लगा। वर्तिका प्यार भरी आंखों से एकांश को देख रही थी और विध्वंस वर्तिका को घूर रहा था। एकांश अपने चेहरे को क्लीन करने के बाद वर्तिका से बोला, चलो। जिस पर वर्तिका ने अपना सर हिला दिया और बस की तरफ इशारा करते बोले, मुझे कुछ सामान चाहिए था, आप चलो मैं लेकर आती हूँ, मेरे बैग में है। जिसकी बात पर एकांश ने अपना सिर हिला दिया और उसके स्वेटर को ठीक करते हुए बोले, जैकेट को भी पहन लो। इतना कहकर एकांश साध्वी और आरव की तरफ चला गया। जिसे जाता हुआ देख वर्तिका ग्लास वहीं रख ड्रम के ऊपर रख बस में चली आई और विध्वंस एक नजर जाते हुए एकांश की तरफ डालने के बाद वर्तिका के पीछे बस में आ गया। वर्तिका अपने बैग से जैकेट निकालकर साइड में रख अपने पर्स को निकालकर पॉकेट में रखते हुए जैकेट को पकड़ पलटी तो विध्वंस उसके बेहद नजदीक खड़ा हुआ था। जिसे अपने सामने देख वर्तिका बिना पीछे हुए उसे देखते हुए बोली, तुम्हें कुछ चाहिए था? विध्वंस वर्तिका के सवाल पर अपना सिर हिलाते बोला, हाँ क्या चाहिए? वर्तिका ने पूछा। जिस पर विध्वंस उसे अपनी तरफ इशारा करते बोले, तुम चाहिए हो किटन। जिसे सुन वर्तिका रास्ते से हटते बोले, मैं पहले से बुक हूँ। व्हाट द फक आर यू सेइंग? विध्वंस ने आंखें छोटी करते हुए, जिस पर वर्तिका उसे उसके सीट की तरफ इशारा करते हुए बोले, तुम्हें कुछ सामान चाहिए तो ले लो ना, मुझे नीचे जाने दो मेरे भैया के पास। वर्तिका के इग्नोर करने पर विध्वंस गहरी सांस भरते हुए बोला, मैंने अभी ठंडा पानी छुआ है, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। वर्तिका विध्वंस की बात पर अंधेरे में उसे देखते हुए बोली, तो मैं क्या करूँ? वही तो जो तुमने एकांश के साथ किया। विध्वंस ने कहा। जिस पर वर्तिका थोड़ी नाराजगी से बोली, वो मेरे भैया है, तुम नहीं हो। क्या तुम भी मेरे भैया हो? जिसे सुन विध्वंस वर्तिका को उसके कमर से पकड़ अपने पास लाकर बोला, नो आई एम योर ऑनर किटन। इतना कहकर विध्वंस ने वर्तिका के टॉप को हल्का सा सरकाते हुए अपने ठंडे हाथ उसके कमर पर रखे तो वर्तिका एकदम से कांप उठी। जिसकी कपकपी को देखते हुए विध्वंस ने वर्तिका को अपने और नजदीक लाते हुए गले से लगा लिया। उसके हाथ वर्तिका के पीठ पर चल रहे थे। जब वर्तिका धीरे से रूंधी आवाज में बोली, मुझे गंदा लग रहा है, विध्वंस जो वर्तिका के गले पर किस करने के लिए नीचे झुक गया था एकदम से वर्तिका से अलग होते हुए बोला, आई एम सॉरी। जिसे सुन वर्तिका सिसकने लगी तो विध्वंस थोड़ा नर्वस होते हुए वर्तिका के चेहरे को पकड़ते हुए बोला, सॉरी, आई एम सॉरी वर्तु। वर्तिका विध्वंस की तरफ आंखों में आंसू लिए देखते हुए बोली, ये बैड टच था, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इतना कहकर वर्तिका विध्वंस को दूर धकेल जाने लगी तो विध्वंस जल्दी से उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, हे किटन, आई एम सॉरी, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे क्लोज भी नहीं आऊँगा। जिसकी बात पर वर्तिका विध्वंस के हाथ को देखने लगी तो विध्वंस हाथ पीछे करते हुए बोला, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। डैड कहते हैं पहली गलती माफ़ कर देनी चाहिए, इसलिए माफ़ कर रही हूँ। आगे अगर ऐसा कुछ किया ना तो डैड और भैया सबको बता दूंगी। वर्तिका ने विध्वंस को घूरते हुए कहा। जिसे देख विध्वंस अपना सिर हिला दिया और उसके जैकेट को ठीक करते हुए बोला, ठंड काफ़ी है और अभी पूरी रात सफ़र करनी है, इसलिए कान को भी बंद करके रखना, जैकेट को मत निकालना, ईयर मफ को मत निकालना। इतना कहकर विध्वंस अपने हाथों को अपने जैकेट में डाल जाने लगा तो वर्तिका विध्वंस के हाथ को पकड़ते हुए बोली, मुझे भी तुम्हें टच करना है, तभी तो इक्वल होगा। विध्वंस वर्तिका की बात सुनकर बोला, नो नेवर
नेवर एवर। ये कहते हुए विध्वंस जल्दी से बस से उतर कर बाहर चला गया। जिसे जाता हुआ देख वर्तिका बोली, तुम्हें तो देख लूंगी। इतना कहकर वर्तिका भी नीचे चली आई और आकर एकांश के बगल में बैठ गई। जब लोगों ने अपना डिनर अच्छे से एंजॉय किया और वहीं वॉक करने लगे, क्योंकि बस आधे घंटे बाद फिर से निकलने वाली थी, दीपक देवी के साथ चलते हुए बोला, वैसे ये जो कंडक्टर बैठा है ये नया लगता है, नहीं पहले कभी नहीं देखा इसे। दीपक की बात पर वैदिक अपना सर नहीं में हिलाते बोला, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो कभी बस से गया ही नहीं। दीपक देवी की बात सुनकर बोला, गया तो मैं भी कभी नहीं हूँ, लेकिन ये कहते हुए उसकी नज़र कल्पना पर गई, जो कि इधर उधर देखते हुए अपने जैकेट में कुछ टटोल रही थी। जिसे देख दीपक की आंखें छोटी हो गई और दैविक उसे चुप होता हुआ देख कर बोला, तुझे क्या हुआ। जिस पर दीपक दैविक की कल्पना की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये क्या कर रही है। दैविक दीपक के इशारे पर उसे तरफ देखने लगा। जब कल्पना ने अपने जैकेट से एक सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाते हुए स्मोक करने लगी, जिसे देख दीपक की आंखें भरी हो गई, तो दैविक चिल होते हुए बोला, तू इतना हैरान होकर क्यों देख रहा है, कभी किसी लड़के को स्मोक करते हुए नहीं देखा क्या। जिस पर दीपक अपना सिर हिलाते हुए बोला, देखा है ना, बहुत लोग को देखा है, लेकिन हमारे क्लासमेट भी ऐसी होगी ये नहीं पता था। दैविक दीपक की बात पर अपना फ़ोन निकालते हुए कल्पना की वीडियो बनाने लगा। जिसे देख दीपक उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, यार उसको स्ट्रेस होगा, इस तरीके से किसी को और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। दैविक दीपक की बात को इग्नोर कर कल्पना की वीडियो बनाते हुए उसकी तरफ चला गया, तो कल्पना कदमों की आहट सुन सिर घुमाकर स्मोक करते हुए मोबाइल को देखने लगी। जिसे देख दैविक कल्पना के पास आकर उसके हाथ से सिगरेट लेकर फेंकते हुए बोला, गर्ल्स को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। फ्री के एडवाइस देने के लिए मेरा गुरु है या मेरा बाप, कल्पना ने आंखें चढ़ाते हुए कहा। जिस पर दैविक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैं खुद इतना ज्ञानी नहीं हूँ जो तुम्हारा गुरु बन सकूँ, और मुझे बाप कहकर अपनी माँ के किरदार पर उंगली मत उठाओ। कल्पना दैविक के बात सुन आईब्रो चढ़ाते हुए, क्या बात है, काफ़ी अच्छी बातें करते हो तुम। दैविक कल्पना की बात को इग्नोर करते हुए बोला, गर्ल्स के लिए स्मोकिंग फ्यूचर प्रॉब्लम है, इसलिए स्मोकिंग मत करो, और प्लीज़ यहाँ तो बिल्कुल मत करो। ये कहते हुए दैविक ने संगति की तरफ देखा, जो कि साध्वी और वर्तिका के साथ बैठी बातें कर रही थी। जिसकी नज़र को एक नज़र देख कल्पना बस में चली गई। दैविक ने बस उसे देखा और दीपक से बोला, मैंने ठीक किया ना। दीपक दैविक के सवाल पर ताली बजाते हुए बोला, हैरान हूँ मैं तेरी समझदारी को देखकर, आंसू आ रहे हैं। जिस पर दैविक उसके सिर पर थप्पड़ मारते हुए बोला, मुझे उस लड़के की घंटा नहीं पड़ी है, मुझे अपनी बहन की पड़ी है। अगर उसने स्मोकिंग करते हुए देख लिया और उसे भी करने के मन किया तो मन का क्या है, वो तो कुछ भी करने को कहता है, इसलिए बेहतर है कि ऐसे लोगों को मेरी बहन से ही दूर रखो। जिसकी बात पर दीपक ने अपना सिर हिला दिया तो उसे उंगली दिखाते हुए बोला, मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। इतना कहकर दीपक दूसरी तरफ चला गया। जिसके जाने के बाद दैविक उन तीनों के पास चला आया। एकांश, अद्विक, आरव, अध्यात्म और त्रिजल के साथ कौवा उड़ खेल रहा था, और अद्विक के गाल पर लाल निशान थे और एकांश के गाल पर फिर लाल निशान थे। जब एकांश को फोन बजने लगा, उसने अपना फोन उठाया तो देखा उसे मृत्युंजय कॉल कर रहा था। जिसके कॉल को अटेंड करते हुए एकांश बोला, हेलो मेरी जान। एकांश के पीछे वाली सीट पर बैठी लड़कियां, जो कि उसे देखकर मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी, एकांश की बात सुन उसे हैरानी से देखने लगे। वही बाकी सब लोग एक नज़र उसे देखने के बाद मुंह बनाते हुए फिर से अपने गेम पर फोकस करने लगे। जब दूसरी तरफ से मृत्युंजय एकांश की बात पर चिढ़ते हुए बोला, मैंने पूछने के लिए कॉल किया था कि तुम लोग पहुँचे कहाँ। जिसके जवाब में एकांश मुस्कुराते हुए बोला, बस सफ़र कट रही है, दिल्ली के रास्ते से हम पहुँच रहे हैं। वैसे मेरे भैया जी कहाँ हैं? वो अभी फ्लाइट में होगा, मृत्युंजय ने जवाब दिया। जिसे सुने एकांश की तरफ खामोशी पसर गई, तो मृत्युंजय बोला, वो समर वेकेशन में फिर से आएगा। जिसकी बात को अनसुना करते हुए एकांश बोला, वैसे हमारी गाड़ी फिर से चलने वाली है और मुझे नींद आ रही है। हमने अभी डिनर किया तो मैं रख रहा हूँ, आप भी खाना खा लेना, मॉम को परेशान मत करना। इतना कहकर एकांश ने कॉल कट कर दिया और अपने फ़ोन को वॉलपेपर को देखने लगा, जिसमें रिसेप्शन की फ़ोटो लगी हुई थी। जिसे देखने के बाद एकांश ने गहरी सांस भरी और उन लोगों के साथ खेलते हुए बोला, पॉलीथीन उड़। जिसकी बात पर सब लोगों ने उड़ाया तो एकांश जल्दी जल्दी कहने लगा, तोता उड़, चिड़िया उड़, पंछी उड़, कबूतर उड़, हाथी उड़। जिसके इतना कहते अध्यात्म ने उंगली ऊपर उठाई। जिसे देख एकांश अपने हाथ को मलते हुए बोला, चल बेटा गाल इधर ला। जिसे सुना अध्यात्म छोटा सा मुंह बनाकर उसकी तरफ अपना चेहरा कर दिया, तो एकांश ने बहुत जोर से उसके गाल पर तमाचा, जिसके मारने पर अध्यात्म बिलबिला उठा और जल्दी जल्दी अपने गाल को सहलाने लगा। एकांश अपने दोस्तों के साथ बैठा चिड़िया उड़ खेल रहा था। जब अध्यात्म के मार खाने की बारी आई तो एकांश ने अध्यात्म के गाल पर एक थप्पड़ मारा।
जिससे अध्यात्म बिलबिला उठा और जल्दी जल्दी अपने गाल को सहलाने लगा, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगे। तो एकांश आंखें चढ़ाते हुए बोला, मजा आया? मुझे मारा था ना तूने? हर बार तुम लोग ट्रिक करते हो, मुझे नहीं खेलना। अध्यात्म ने नाराजगी से कहा, जिसे सुन एकांश उसे घूर कर देखा। जब टीचर्स उन लोगों से बोला, चलो गाड़ी निकलने वाली है। टीचर्स की बात सुन सारे स्टूडेंट धीरे धीरे आकर बस में चढ़ गए। बस के आखिरी 5 सीट पर एकांश खिड़की के पास बैठा, जिसके पास विध्वंस बैठा था, जिसके बगल में आरव, अद्विक और त्रिजल बैठा हुआ और उनके जस्ट आगे वाले सीट पर एक तरफ जहां साध्वी, वर्तिका और संगति बैठी थे, वहीं दूसरी तरफ डबल सीट पर दीपक और दैविक बैठे हुए थे। गाड़ी दिल्ली से सीधा मसूरी के लिए अब सफ़र तय करने वाले लगी। एकांश के कानों में हेडफोन लगा हुआ था। वो हल्का सा उठकर सामने की तरफ झांकने लगा, जहां वर्तिका ठंड की वजह से चादर को कसकर समेटे सो रही थी। जिसे देख एकांश ने खिड़की बंद कर दी और अपना मोटा सा ब्लैंकेट उन दोनों को उठाते हुए ठीक से बैठ गया और अपने बगल में देखा, जहाँ विध्वंस उसे ही देख रहा था, जिसकी नज़र पर एकांश ने उसे ब्लैंकेट को खींच कर उठते हुए कहा, तेरी बहन की जान बचा ली मैंने। विध्वंस एकांश की बात पर उसे घूरते बोला, और मेरी जान लेने के लिए मेरा ब्लैंकेट खींच रहा है? नहीं मेरे यार, मैं तेरी जान कैसे ले सकता हूँ? तू तो मेरी जाने जान है। एकांश ने फिरकी लेते हुए कहा, जिसे सुन विध्वंस ने उसे घूर कर देखा और फिर ब्लैंकेट अच्छे से उड़ते हुए बोला, सो जा, मेरी नींद हराम मत कर, हम कल शाम तक पहुंचेंगे। जिसकी बात का एकांश ने कोई जवाब नहीं और वो कानों में हेडफोन लगाए, दस्ताने पहने, हाथों से अपने गाल को पकड़े बाहर की तरफ देखने लगा। मनाली, हिमाचल प्रदेश, सारंग फार्म हाउस, जैसा कि मृत्युंजय ने शिवांश से कहा था कि उन्हें कौशिक मेंशन डिनर के लिए जाना था, जिस कारण शिवांश वैदिक कंसर्ट लोकेशन को देखने के लिए गए हुए थे। जब वो दोनों शाम के 7 बजे घर पहुंचे और अपने अपने कमरे की तरफ चले गए, जब शिवांश अपने बेडरूम में पहुंचा तब उसकी नज़र सीधा आर्या पर चली, जो कि मिरर के सामने बैठी अपने बालों को चुट्टी बना रही थी। जिसे देखते हुए शिवांश अंदर आते हुए बोला, हम डिनर पर चल रहे हैं, तुम रेडी क्यों नहीं हुई? क्योंकि मुझे किसी ने बताया ही नहीं, आर्या ने जवाब दिया। जिसे सुन शिवांश आंखें चढ़ाते हुए बोला, तो तुम पूरे दिन क्या कर रही थी? आप दोनों घूमने चले गए थे ना? तो दीदी और मैं उनके बेडरूम में मूवी देख रहे थे, हमने 4 मूवी देखी, पूरा टाइम निकल गया, आर्या ने जवाब दिया। जिस पर शिवांश अपने दांत पीसते हुए बोला, दीपा को तो पता था कि हम डिनर पर चलने वाले हैं। जिसके सामने गुस्से पर आर्या खड़ी होते हुए बोली, हाँ तो आप मुझे भी तो बता सकते थे ना। आर्या, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी भी तरीके के आर्गूमेंट में, इसलिए मैं शावर लेकर आ रहा हूँ, तुम रेडी हो जाओ। इतना कहकर शिवांश वॉशरूम की तरफ जाने लगा, जिस पर आर्या वॉशरूम के सामने खड़ी होते हुए बोली, क्यों? मुझे भी शावर लेना है, पहले मैं जाऊँगी। शिवांश आर्या के बात सुन अपने दांत पीसते हुए बोला, मुझे पहले जाना है, मैं जल्दी शावर लेकर आ जाऊँगा, फिर तुम चली जाना। जिस पर आर्या अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, बिल्कुल नहीं, आपको लग रहा है ना कि मुझे देरी होगी रेडी होने में, तो मैं जल्दी शावर लेकर आती हूँ, मुझे बस 5 मिनट चाहिए। शिवांश आर्या के बाद सुन उसे एकदम से अपनी बाहों में उठा लिया तो आर्या स्तंभ रह गई और शिवांश की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, आप ये? जिसकी बात को बीच में काट शिवांश उसे बिस्तर के पास लाकर उसमें बैठाते हुए बोला, बैठी रहो, मैं शावर लेकर आ रहा हूँ। इतना कहकर शिवांश जैसे ही पलटा, आर्या ने उसके हाथ को पकड़ा और पैर से उलझाते हुए उसे बिस्तर पर गिरा दिया। खुद उठकर खड़ी हो गई और अपने बालों को पीछे करते हुए बोली, आप लेटे रहो, मैं शावर लेकर आ रही हूँ। इतना कहकर आर्या जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली गई और अंदर जाकर जैसे ही दरवाज़ा बंद करने लगे, शिवांश ने एकदम से दरवाज़ा पकड़ लिया। जिसकी हरकत पर आर्या हैरान होते हुए बोली, शिव जी। जिसकी हैरानी को इग्नोर करते हुए शिवांश ने दरवाज़ा झटके से खोल अपने कदम अंदर बढ़ा दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद करते हुए बोला, हम दोनों पति पत्नी है ना, चलो साथ में शावर लेते हैं। इतना कहकर शिवांश ने अपने कपड़े खोलने शुरू कर दिया। ये देखकर आर्या की बोलती बंद हो गई और वो बाहर जाते हुए बोली, आप पहले नहा लीजिए। जिसे देख शिवांश आर्या के हाथ को पकड़ते हुए बोला, अरे अरे तुम्हें देरी हो रही थी ना, चलो साथ में शावर लेते हैं, पानी भी बच जाएगा और टाइम भी। जिस पर आर्या अपने हाथ को झटकते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं नहाना आपके साथ, दुष्ट कहीं के। इतना कहकर आर्या जल्दी से वॉशरूम से निकल कर भाग गई। जैसे भागता हुआ देख शिवांश शैतानी की तरह मुस्कुराते हुए गीजर ऑन कर शावर लेने लगा। इधर वैदिक दीपांजलि के कमरे में वैदिक दीपांजलि को बिस्तर पर दबाए उसके कमर पर बैठा हुआ था, जिससे दीपांजलि बुरी तरीके से घूर रही थी। तो वैदिक अपने होठों को आपस में चबाते हुए बोला, चलो आज किस भी खेलते हैं। जिसकी बात सुन दीपांजलि अपना सर नहीं मिलाते, बिल्कुल नहीं, अपनी बात पर कायम क्यों नहीं रहते हो तुम, किस बात पर? वैदिक नाके चढ़ा, जिसके जवाब में दीपांजलि अपने दांत पीसते हुए बोली,
आज हमें डिनर पर जाना है, फलक बुआ के यहाँ। वैदिक दीपांजलि की बात सुन मुंह बनाते हुए बोला, और बाहर बर्फबारी हो रही, अगर तेज हो गई तो हमें वहीं रुकना होगा। दीपांजलि वैदिक को पलट कर एकदम से उसके कमर पर बैठ गई तो वैदिक बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगा, जिसे देखते हुए दीपांजलि वैदिक को कॉलर को कसकर पकड़ उसके ऊपर झुक कर उसके कान में धीरे से बोली, कंसर्ट खत्म होने के बाद रात को एक दूसरे में खो जाएंगे। जिसे सुन वैदिक सिर घुमाकर दीपांजलि को देखते हुए बोला, रियली? जिस पर दीपांजलि अपना सर हिला दिया तो वैदिक खुश होते हुए बोला, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। इतना कहकर वैदिक ने दीपांजलि को बगल में धकेल दिया और खुद बिस्तर से उतर कबर्ड की तरफ चला गया। जिसे जाता हुआ देख दीपांजलि अपना सर हिला दिया और खुद भी रेडी होने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों रेडी होकर नीचे पहुंचे तो देखा शिवांश और आर्या रेडी होकर नहीं पहुंचे थे। जिसे देखते हुए वैदिक दीपांजलि को कमर से पकड़ते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें ड्राइव पर लेकर चलता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधा कौशिक मेंशन चलेंगे। दीपांजलि ने सीधा सा जवाब दिया। जिस पर वैदिक अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, वो दोनों अलग गाड़ी से आ जाएंगे, हम अलग गाड़ी से चलते हैं। मैं शिव को मैसेज कर देता हूँ। तुम्हें इतनी क्या चूल मची है? दीपांजलि ने वैदिक को घूरते हुए पूछा। जिसके जवाब में वैदिक मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें पहले लॉन्ग ड्राइव पर लेकर नहीं गया ना, चलो आज मैं तुम्हें अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाता हूँ। जिसे सुन दीपांजलि ने गहरी सांस लिया तो वैदिक उसे अपने साथ खींचते हुए बाहर की तरफ ले गया। इधर आर्या बिस्तर पर झुक कर बैठी अपने जूते को लेस को बांध रही थी और जैसे ही खड़ी हुई एकदम से उसका सिर घुमा और उसकी आंखों के सामने अंधेरापन छाने लगा, जिस कारण वो गिरने को हुई तो पीछे से शिवांश ने आकर उसे अपने बाहों में थाम लिया। आर्या जो कि गिरने के डर से अधमरी हो चुकी थी, दर्द महसूस करके अपनी आंखों को खोल शिवांश को देखने लगी, जो इसे ही देख रहा था। जिसकी नज़र पर आर्या ठीक से खड़ी होने लगी। जिस पर शिवांश उसे पकड़ते हुए बोला, फिर से लुढ़क जाओगे? जिसे सुन आर्या अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं गिरूंगी, मैं ठीक हूँ, हमेशा से आदत है। क्या ये अचानक से गिरने पड़ने की? शिवांश ने आंखें चढ़ा दी। जिसके जवाब में आर्या मुंह बनाते हुए बोली, सर पर चोट लगी थी, इसलिए अक्सर अचानक ये सर घूम जाता है। गजनी की तरह याददाश्त खोने की तो आदत नहीं है ना, क्योंकि मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। शिवांश ने मजाक में कहा। जिस पर आर्या ने नाराजगी से शिवांश को देखते हुए बोली, किसी की कमजोरी का इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद। इतना कहकर आर्या ने शिवांश के हाथ को हटा दिया और अपने बैग से चॉकलेट निकालकर खाते हुए पानी पी रही। जिसे देख शिवांश ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने बालों में हाथ घुमाकर आर्या के हाथ को पकड़कर बोली, चलो। जिसके साथ आर्या चुपचाप नीचे आ गई। शिवांश ने अपना फ़ोन निकाला तो देखा वैदिक का मैसेज आया हुआ था, जिसे पढ़ने के बाद शिवांश गहरी सांस भरते हुए आर्या से बोला, चलो। जिस पर आर्या जल्दी से बोली, लेकिन वैदिक चाचू और दीपा दीदी वो दोनों ऑलरेडी निकल चुके हैं, पहुंचने वाले होंगे, हमें भी निकलना चाहिए। शिवांश ने बीच में कहा। जिसे सुन आर्या ने अपना सिर हिला दिया और दोनों बाहर चले आए। हल्के हल्के स्नोफॉल शुरू हो गई थी, जिसे देखते हुए आर्या मुस्कुरा दी और शिवांश ने उसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला। जिसे देख आर्या आकर चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठ गई तो शिवांश दरवाज़ा बंद कर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की और कौशिक मेंशन की तरफ गाड़ी बढ़ा दी। जिस पर आर्या बाहर देखते हुए शिवांश से बोली, हम कौन से होटल में जा रहे हैं? जिसके सवाल पर शिवांश ने एक नज़र उसे देखा और फिर से ड्राइविंग करते हुए बोला, हम किसी होटल नहीं जा रहे, हम अपने फैमिली रिलेटिव के घर चल रहे हैं। हमारे शादी के कारण उन लोगों ने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। आर्या शिवांश की बात सुन बोली, कौन से रिलेटिव है? जिस पर शिवांश रुद्र को याद करके हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, वो थोड़े से गुंडे मिजाज के हैं, लेकिन दिल के बुरे नहीं है, तुम मिलकर समझ जाओगे। जिसकी बात सुन आर्या ने अपना सिर हिला दिया और आगे कुछ नहीं कहा। जिसके चुप हो जाने पर शिवांश ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए पूछा, मैं सोच रहा था अगर हमें एक दूसरे के बारे में बताएंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? आप क्या जानना चाहते हैं मेरे बारे में? आर्या ने पूछा। जिसके जवाब में शिवांश आर्या को देखते हुए बोला, यही कि तुम इसीर को कैसे जानती हो? वो मेरे भैया है, इसलिए मैं उन्हें जानती हूँ। आर्या ने सिंपल सा जवाब दिया। जिस पर शिवांश थोड़ा इरिटेट होकर बोला, मेरे पूछने का मतलब था कि तुम्हारी और इसीर की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? क्योंकि मैं उसे बचपन से जानता हूँ, जब मैं 15 साल का था। जिसे सुन आर्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, और मैं उन्हें पिछले 10 सालों से जानती हूँ, जब मैं 14 साल के थी। आर्या की बात पर शिवांश ने उसे गौर से देखा और फिर से ड्राइविंग करते हुए बोला,
तुम उनसे कैसे मिली? वो थोड़ा सा बहक चुका था या वो उस लड़की में किसी और को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब आर्या ने शिवांश को जवाब दिया, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन डैड बताते थे कि उनकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया था। फिर उन्होंने मेरा इलाज करा, मेरे बारे में पता लगाया तो मैं अनाथ हूँ, इसलिए मुझे अडॉप्ट कर लिया। मुझे अपने अतीत का कुछ भी याद नहीं है। मैंने उनसे कई बार पूछा भी, उन्होंने कहा कि अतीत भूल जाने के लिए होता है, तो मैंने जिद नहीं की। शिवांश आर्या की पूरी बात सुन ड्राइविंग करते हुए बोला, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन कभी कभी अतीत से जुड़े कुछ लोग अच्छे होते हैं और ये बुरी बात है कि तुम उन्हें